हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे साल भर की जो सबसे मोस्ट वेटेड वीडियो होती है वो है आईएमसी की कट ऑफ की, जो कि ये वाली वीडियो है। डेफिनेटली आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमारे ये मार्क्स आ रहे हैं, ये कैटेगरी है, हमें ये वाला कैंपस, ये कोर्स चाहिए। कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल पाएँ। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए, सब चीज़ें देखते हुए, सारे एंगल्स को या जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखिए। और आगे आने वाले समय में काफ़ी सेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आप इजीली जो है या सही डायरेक्शन में जो है आप डिसीजन ले सकें, है ना। और काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र होता है प्रिपरेशन करना, उसके बाद एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद प्रोविज़नल आंसर की, फाइनल आंसर की, फिर ये स्कोर कार्ड, अब स्कोर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया, है ना। और जिसके मार्क्स कम आ गए उसके लिए ज़्यादा हेडेक क्रिएट हो जाती है और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। भाई जिसके मार्क्स अब आ गए, जो टॉपर है उसको तो दिक्कत नहीं है, वो तो जहाँ अंगुली रखेगी वो उसी वही कोर्स उसका है ना। तो लेकिन जिसके मार्क्स मान लीजिए 140 है, अब उसको 4-5 जगह काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग के और 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। तो ये खर्चा तब होता है जब आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो ये बिना मतलब के 5-6 हज़ार रुपये आपके कम स्कोर आने पर लगते ही लगते हैं। नहीं तो आप पहले मेहनत कर लेते तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये खर्च नहीं करना पड़ता और हेडेक नहीं लेनी पड़ती, है ना। और इस बार जो टॉपर रही, जिनका नाम है आफरीन चौधरी जी, जिनका इंटरव्यू आई होप कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा। और उनका टॉपर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दो तीन बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका थर्ड अटेम्प्ट था। राइटर भी है तो अच्छा दिमाग भी है, स्ट्रेटजी उनकी काफ़ी अच्छी थी, पीवाईक्यूज अच्छे से सोल्व किए थे। मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे जो टेस्ट हैं वो लगाने के बाद, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने के बाद उन्होंने जो है ये एग्ज़ाम दिया है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि लक का भी थोड़ा सा रहता है ना। लक भी है, कंटेंट भी है, थर्ड अटेम्प्ट भी है, दिमाग भी अच्छा है, स्ट्रेटजी अच्छी चली होगी, काफ़ी सारी चीज़ों का जो एक कलेक्टिव रिजल्ट है वही जो है टॉपर बनाता है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन का ड्रॉप होना भी जो है इस चीज़ में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि 296 तक मार्क्स चले गए हैं, नहीं तो ये इतना नहीं जा पाता। 6 क्वेश्चन ड्रॉप होने का मतलब है 24 मार्क्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे और इस बार 2024 में 6 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो है कट ऑफ की। तो मैं, जैसा कि आपकी इच्छा है, आप लोगों की डिमांड है कि हर एक कैटेगरी के हिसाब से दिल्ली कैंपस के तो कट ऑफ कम से कम बता ही दो। तो मैं ज़रूर इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी, समझनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, है ना। वो सारी बातें हम पहले से कर लेते हैं। देखो, एक डाउट है लोगों का, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का, कि जनरल जो चीज़ है क्या उसी को ही ओपन कहते हैं क्या? तो यही यही बात है ना। ओपन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जनरल सीट से क्या मतलब हुआ, ओपन सीट से क्या मतलब हुआ। देखो, सबसे पहले जब मान लीजिए 68 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसमें से जो सीटें हैं, ठीक है, ओपन कैटेगरी की जितनी सीटें हैं, सबसे पहले ओपन कैटेगरी की सीटें भरी जाएगी। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी एनसीएल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, वो जो रिजर्व सीटें हैं वो भरी जाती है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन कैटेगरी में जो है सीटें भरी जाती है। अब मान लीजिए जो टॉपर है, ठीक है, अब उस वो टॉपर मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस है ना, तो उसका सिलेक्शन, क्योंकि वो सबसे टॉपर है, हाईएस्ट मार्क्स उस जो है उसी के हैं, सबसे पहले कौन सी सीटें भरी जाएगी? ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी से ही उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ईडब्ल्यूएस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इस तरीके से जो है सिस्टम चलता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ है, एक एवरेज कट ऑफ को लेकर हम चलें तो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल दिल्ली कैंपस में कितने मार्क्स होने पर जनरल कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हो रहा है, एक उस तरीके से। एक जो है आपको फिर कैटेगरी वाइज देखनी होती है, रीजनल कैंपस की देखनी होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ओपन सीट के अंदर हम देखें तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली सीटें कितनी हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यस कट ऑफ कितनी जा सकती है।
अब आप ये देखिए कि मेरे पास करीब 500 स्टूडेंट्स का जो है डेटा आया था, ठीक है। 500 में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि कम से कम 150 के आसपास बच्चे हो रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं, जिनके मार्क्स जो है 170 प्लस हैं। तो 170 प्लस मार्क्स वाले बच्चे करीब करीब 150 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर ओपन कैटेगरी की अगर मैं सीटों की बात करूं तो वो करीब करीब 118 है पूरे दिल्ली कैंपस की। पूरे दिल्ली कैंपस की जो ओपन सीट्स हैं वो 118 188 सीट्स हैं। तो मतलब कि डेफिनेटली ये बात तय है या कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि 170 प्लस ही मार्क्स जाएंगे, मतलब कट ऑफ जो जाएगी जनरल कैटेगरी की दिल्ली कैंपस के अंदर वो सिर्फ 170 प्लस ही जा सकती है, 175 प्लस ही जा सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकती। क्योंकि ये साफ साफ होता हुआ दिख रहा है, जो आपने इनपुट्स दिए उसके हिसाब से ये साफ एकदम क्लियर है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, और अब आप डिपार्टमेंट वाइज कोर्स वाइज कैसे देख सकते हो तो आप देख लीजिए। अब दिल्ली कैंपस में एडीपीआर, अब देखो एडीपीआर और आरटीवी केवल दिल्ली कैंपस में ही है, ठीक है। एडीपीआर की सीट्स हैं 77, आरटीवी की सीट्स हैं 51। अब इसमें मिनिमम जनरल सीटें हैं आरटीवी में 21, एडीपीआर में 31। अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि एडीपीआर में मिनिमम 31 सीटें हैं, आरटीवी में मिनिमम 21 सीटें हैं। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? मिनिमम मैक्सिमम का क्या मतलब? सीटें हैं तो सीटें हैं, ऊपर नीचे होती है क्या? होती है। कैसे होती है कि एक कन्वर्जन वाला सिस्टम चलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ 80 सीट्स। ये कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको? काउंसलिंग प्रोसेस की पीडीएफ आएगी जब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी आईएमसी की, तो ये लिखा हुआ आपको मिलेगा देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ 80 सीट। 80 की सीटों का कोई कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन ओबीसी की सीटों का, ईडब्ल्यूएस की सीटों का, पीडब्ल्यूडी की सीटों का, बाकी जितने भी जो रिजर्वेशन हैं उन सब सीटों का जो है जनरल के अंदर यानी कि ओपन कैटेगरी के अंदर कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं है? मतलब उनकी जगह ओपन कैटेगरी वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ये इस तरह से सिस्टम है कि मिनिमम एडीपीआर के अंदर 31 सीटें हैं, लेकिन थोड़ा और इसमें देखें 36 सीटें भी जो है इसके अंदर हो सकती है। इससे पहले का मैंने ये वाला एक पोस्टर दिया था, आपने देखा होगा, उसमें 36 लिखा हुआ है। तो 36 कैंडिडेट्स भी जो है जा सकते हैं, हो सकता है ये 38 भी हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको मान के चलिए कि इस तरीके से होगा। लेकिन मिनिमम सीटें जो है एडीपीआर के अंदर ओपन कैटेगरी की 31 सीट्स हैं, आरटीवी की 21 है। ईजी के अंदर, अब ईजी जो है 256 मैंने क्यों लिखा है? देखो दिल्ली कैंपस में तो 68 सी सीट हैं ईजे की, लेकिन बाकी कैंपस में भी जो है ईजे है। ईजे एक ऐसा कोर्स है, इंग्लिश जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जो कि आईएमसी की हर कैंपस में है ना। तो ईजे के अंदर अगर हम बात करें तो सभी कैंपस को अगर हम देख लें तो 256 सीट्स बन जाती है। उसमें अगर हम देखें निकाल के तो अप्रोक्सीमेटली 102 सीटें बन जाती है। और ओवरऑल अगर आपको कैलकुलेट करना हो खुद से तो मिनिमम 68 का आप 40% निकाल ही लेंगे। 40% सीटें कम से कम ओपन कैटेगरी की होती ही है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो होता है, जैसे कि 10% ईडब्ल्यूएस है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वो कन्वर्ट हो जाती है ओपन कैटेगरी के अंदर। तो वो भी सीटें वहाँ पर भी जो है हो जाता है। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, ये सब कन्वर्ट हो सकती है। आई होप कि ये बात आपको जो है मेरी बात समझ में आ रही होगी। डिजिटल मीडिया की सीटें भी इस साल काफ़ी बढ़ गई है, तो 120 सीटें हो गई है, 4 जगह पे हो गया डिजिटल मीडिया। दिल्ली कैंपस में था, आइजोल में था, जम्मू में था, कोटाई में भी चला गया है। और पहले 20-20 सीटें थी, अब 30-30 सीटें हो गई है। इस बार आईएमसी में ये प्रोविजन हुआ है कि कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसकी सीटें 30 से कम हो। मिनिमम 30 सीट्स का जो है प्रोविजन आईएमसी में हो गया है। एमए के कोर्सेज भी जो आ रहे हैं उनमें भी आपको जो है 30 सीट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डीएम के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 120 सीटें हैं और अप्रोक्सीमेटली यहाँ इतना हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे डीएम में 48 स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब ये किस रैंक तक सेलेक्ट हो सकते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, उसके लिए आप थोड़ा सा रुको। एचजे के अंदर आप देखिए कि 51 सीटें जो है 128 में से है, मतलब कि एचजे भी 3 कैंपस में है, दिल्ली, अमरावती और जम्मू में। टोटल सीटें इस बार आईएमसी की अगर हम देखें, पीजी डिप्लोमा जो है 5 ये जो पीजी डिप्लोमा है इनकी सीटें 632 हो गई है। इसके अलावा 4 रीजनल कोर्सेज भी हैं
और मैंने कहा कि हर कोर्स की 30 सीट्स तो हो ही गई है, तो 120 सीटें उनकी भी है ना। इस बार करीब 752 के आसपास सीटें जो है आईएमसी की ये चली गई है। एमए के कोर्सेज जो आएंगे इस साल से और वो, ठीक है, मतलब 800 प्लस सीटें का जो है आईएमसी हो रहा है और काफ़ी गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए इतनी सीट्स होने से। मतलब इतनी सीट्स तो है लेकिन पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स अभी तक हायर नहीं हुए हैं, पता नहीं वो कब होंगे, है ना। और फिर प्लेसमेंट भी तो करवाना होगा ना, यहाँ बच्चे जाएंगे तो किस होप के साथ में जा रहे हैं। फिर जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई की क्वालिटी लो होगी, उतना फिर इंस्टीट्यूट का जो मतलब बनता है वो भी कहीं ना कहीं जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या फिर जो उसकी रैंकिंग है या जो उसकी जो पूछ है, जो उसकी डिमांड है, जो उसकी यूनिकनेस है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो सीटों को इतना बढ़ाना मेरे को जो है ठीक नहीं लगा। बाकी जैसा भी डिसीजन है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। इंक्लूडिंग ऑल कैंपस, ये जो जितनी भी सीटें बताई है 6 कैंपस के साथ में बताई गई है। ओपन कैटेगरी का मतलब मैंने बता ही दिया, जिसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, वो ओपन है। और लास्ट में अगर जैसे हम कन्वर्जन की बात करें तो लास्ट में या तो 80-80 की सीटें खाली रह सकती है आईएमसी में या ओपन कैटेगरी में। ओपन कैसे, क्योंकि बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो ओपन में कन्वर्ट होकर रहेगी फिर रहेगी तो ये प्रोविज़न है। आई होप कि बेसिक तो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि इसको समझे बिना अगर आप कट ऑफ को समझेंगे तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। ओके, आईएमसी में कंपटीशन की बात करें तो हर साल ये कंपटीशन दोस्तों बढ़ता जा रहा है। हर साल आप देखिए इतना बढ़ रहा है कंपटीशन कि पहले 2020 की अगर हम बात करें कोरोना काल के अंदर घर से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीब 3700 के आसपास कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया था। 2021 में करीब 4500 है, 2022 में करीब 5.5 है, 2023 में क्योंकि सीयूईटी का दायरा काफ़ी बड़ा, पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा दायरा बढ़ा, बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रहा करीब 8,748 है ना, करीब 8,500 सीरियस एस्पायरेंट आप कह सकते हैं। और सीरियस एस्पायरेंट्स तो वैसे थोड़े और भी कम हो जाएंगे, है ना, लेकिन 8,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ये मान लो। 2024 में जो है 9,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया अप्रोक्सीमेटली, आप ये देख सकते हो। तो कंपटीशन हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रजिस्ट्रेशन कम हुए थे, इसका कारण ये था कि आईएमसी ने एनटीए ने कैप लगा दी थी कि आप 4 ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। पिछली बार जैसे 10 एग्ज़ाम दे सकते थे 2023 में, इस बार आपके लिए कैप ये थी कि आप 4 ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पर कोर्स के हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन तो कम हुआ लेकिन कंपटीशन क्या है, बढ़ा ही है, यहाँ आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि जो एवरेज कट ऑफ गई थी 2020 में घर से एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें कट ऑफ जो है 100 में से अगर हम निकाल के देखें 90 के आसपास थी, है ना। और 2021 में आईएमसी ने खुद पेपर बनाया था और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उस समय जो कट ऑफ है 70 के आसपास थी। 2022 के अंदर अगर हम बात करें, 2022 के अंदर आप देखिए सीयूईटी जो एनटीए करवा रहा है अभी सेम वैसा ही आप मान के चलिए, और 2024 का पेपर भी 2022 के जैसा है। और यहाँ पर आप देखिए कि आउट ऑफ 400, क्योंकि पार्ट ए भी था ना, तो पार्ट ए भी था उस समय, तो उस समय 275 कट ऑफ गई थी और यही मैंने प्रेडिक्शन दिया था। पिछले साल 2023 में मैंने प्रेडिक्शन दिया था 215 का, 215 नंबर का। कट ऑफ 10 नंबर कम गई, 205 गई। एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, एवरेज कट ऑफ समझ रहे हैं ना इस चीज़ के लिए, यहाँ पर कि भाई इनके लिए जो है करीब करीब क्या कट ऑफ गई है। और कुछ लोग अगर ये जानना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे को केवल दिल्ली कैंपस में सिलेक्शन चाहिए, तो आप देख लो भाई 118 कैंडिडेट्स का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अप्रोक्सीमेटली टॉप 200 जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने तक आ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई 170 है, कोई 165 है, तो होप रख सकता है ना। 165 से ऊपर वाले होप रख सकते हैं किस चीज़ के लिए, जो दिल्ली कैंपस में जाना चाहते हैं और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एक होप रख सकते हैं। 155 वाला भी काउंसलिंग करके होप रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स कम हैं, तो आपको फिर थोड़े से अदर ऑप्शंस भी साथ में अभी देख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ बाकी जगह के भी जो
काउंसलिंग है वो भी चलेगी, वहाँ पर भी आपको फॉर्म भरना होगा। केवल एक चीज़ के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। कट ऑफ जानने के लिए मैंने पोल भी करवाया था और आप सब लोगों ने भी जो है अपने अपने पोल बना रखे हैं। तो यूट्यूब चैनल पे जब मैं अभी वीडियो बनाने से पहले ही स्क्रीनशॉट लिया मैंने, तो यहाँ अगर आप देखें तो 170 से ऊपर करीब करीब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 16% एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनके 170 से ऊपर मार्क्स बन गए हैं, और ये है भी। मेरे को ये पोल बिल्कुल सही लगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके इनपुट्स आए थे उससे ये काफ़ी मैच करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, आराम से है 150 एस्पायरेंट्स तो आराम से सीधे तौर पे डेटा में ही आ गए जिनके मार्क्स 175 से ही ऊपर है। ठीक है, तो ये तो करीब करीब जो है मैच करता है कि यस इतने मार्क्स तो बच्चों के है ही। अब एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि आपने 5 डिप्लोमा कोर्सेज की बात तो कर ली, लेकिन आईएमसी में इस साल दो ऐसे कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं एमए वाले, जिसमें करीब 30-30 सीटें हो सकती है। तो 30-30 सीट्स यहाँ पर भी तो होगी, कुछ बच्चे वहाँ पर भी जाएंगे जो एमए करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आमतौर पे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो है देखने को मिलती है ना। आप ये सर्च करेंगे स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, इंडिया में बहुत रेयर है। माइका कराता है इसमें एक कोर्स, लेकिन बहुत रेयर है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, और काफ़ी स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन, मतलब काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्स है ये। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको आमतौर पे देखने को मिलेगा, इंडिया में तो बहुत कम है। माइका करवाता है और उसके बाद अब आईएमसी इस साल से करवाएगा। और आप देखिए कि इस वाले डिपार्टमेंट से तो एक कोर्स भी स्टार्ट नहीं हो रहा, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए था, है ना। इससे अच्छा आप ये है कि बिजनेस मैनेजमेंट जो वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मेरे को लगता है कि ये अगले साल से करवाना चाहिए था। इससे अच्छा ये होता कि आप इस साल एमए मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस वाला जो कोर्स है वो करवाते, है ना। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का कोर्स स्टार्ट हो जाता है ना भाई। न्यू मीडिया वाले के अंदर ये डिजिटल मीडिया है हमारे पास, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास ये जर्नलिज्म वाला कोर्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए चलता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कई बार क्रिएट करता है, और इसके अंदर एडीपीआर तो है ही है, तो ये वाला डिपार्टमेंट भी जो है स्टार्ट हो जाता। तो जो भी कारण रहा है, लेकिन फ़िलहाल एमए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन का कोर्स अब तक की जानकारी के हिसाब से स्टार्ट इसी साल से हो रहा है। करीब करीब 60 सीटें तो इनकी भी क्रिएट हो जाती है। तो सीटें काफ़ी है, सीटें काफ़ी है। आप सब लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, जिसके जो भी मार्क्स हो, है ना। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेज ये थे कि हम काउंसलिंग क्यों करवाएं, पैसे भी तो लगते हैं। देखो, काउंसलिंग करवाने के बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि आईएमसी जो काउंसलिंग आपको देता है वो एक काफ़ी मॉडर्न तरीके की काउंसलिंग है, जो आपने शायद बचपन से तो अब तक तो देखी ही नहीं होगी। तो काफ़ी मॉडर्न काउंसलिंग है, जिसमें फ्रीज का, फ्लोट का, यानी अपग्रेड वगैरह का ऑप्शन है। तो मॉडर्न काउंसलिंग को समझने का भी आपको यहाँ मौका मिलता है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है। तो 1000-1500 बचाने से अच्छा है कि आप काउंसलिंग करवाएं, ताकि आपका एक तो सिलेक्शन का चांसेस रहें। फर्दर आप जो अगर कोई डिसीजन या फिर कोई मन बदल जाए, फॉर एग्जांपल कि आप में से कोई ऐसा सोच रहा है नहीं मेरे को दिल्ली कैंपस ही जाना है, रीजनल में तो जाना ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि 1.5 मंथ के बाद में आपका ये दिमाग चेंज हो जाए, सोच बदल जाए कि नहीं नहीं रीजनल में भी चले जाते अगर फॉर्म भरा होता तो फॉर्म आप भरिए ही, काउंसलिंग आप करवाइए ही। आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है। काफ़ी उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या आजकल के जो नियम है वो आपको समझ में आएंगे। फर्दर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस रहेगा काउंसलिंग करवाने का, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन आगे ले पाएंगे। तो काउंसलिंग सब लोगों को करवानी चाहिए। अब बात करते हैं फिर से कट ऑफ के ऊपर। 2022 में आप कट ऑफ देख सकते हैं कि किसकी हाई रही थी। अब आप देखिए कि 2022 में कौन से कोर्स की कट ऑफ हाई थी, है ना। तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको दिखेगी डिजिटल मीडिया की, जो कि उस साल से स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2023 में डिजिटल मीडिया की कट ऑफ हाई नहीं थी। और 2023 में आ जाए, 2023 में हम देखें तो आप देख सकते हैं ये ईजे की कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा हाई रही। लास्ट ईयर 2023 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो ईजे की थी। 2022 में नया नया लॉन्च ही हुआ था डिजिटल मीडिया, तो उसकी जो डिमांड है काफ़ी थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर साल किस किस तरीके से चेंज हुआ है। 2022 में फर्स्ट प्रायोरिटी या ज़्यादातर बच्चों की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एडीपीआर थी। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे
कि ईजे के बाद जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे एडीपीआर, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, तो दोनों ही ईयर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब 2024 की कट ऑफ की बात करें, जो कि आप में से मैक्सिमम लोग जानना चाह रहे थे, तो आपके सामने कट ऑफ है, अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ अगर मैं मिनिमम कह दूं तो आई होप, मुझे इतना तो खुद पे भरोसा है थोड़ा बहुत, है ना, कि मैं गलत नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। बाकी काफ़ी चीज़ें मैटर करती है दोस्तों। ये मैटर करता है कि जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। जैसे कि ये अब देखिए 2022 की कट ऑफ, 2023 की कट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैं समझा भी रहा था आपको, तो आपको समझ में आएगा कि डिमांड के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर भी 2024 में डिमांड के हिसाब से होगा, और मुझे लगता है कि इस साल जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोर्स रहेगा वो एडीपीआर रह सकता है। जिस तरीके से मैं एस्पायरेंट से बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये एडीपीआर जो सेकेंड नंबर पर चल रहा था, इस बार ये फर्स्ट नंबर पर डिमांडेड कोर्स रह सकता है। उसके बाद इक्वली डिमांडेड रहेंगे ईजे, आरटीवी और डिजिटल मीडिया। सबसे कम डिमांड में जो मेरे को लगता है वो है एचजे का। तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ अगर हम देखें, केवल ओपन कैटेगरी की अगर हम देखें, तो इस तरह की कट ऑफ आपको जो है 2024 में दोस्तों काउंसलिंग की प्रोसेस करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये आपके सामने है ईजे, एसजे, आरटीवी, एडीपीआर, डिजिटल मीडिया की ओपन कैटेगरी कट ऑफ। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाह रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो मैं ऐसे बताऊँगा दोस्तों कि देखो, जैसे कि ओपन कैटेगरी की तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि जो SC ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कभी भी किसी भी वक्त सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं वो चूके नहीं। स्पॉट राउंड के की अगर आप वैकेंट वाली लिस्ट देखेंगे, जो कि मैंने मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल में आपको दी है, तो आप देखेंगे कि लास्ट में जाते जाते स्पॉट राउंड में जो सीटें खाली रहती है वो PWD की, SC ST की मैक्सिमम खाली रहती है। एक आध कोई सीट होती है, कोई OBC या EWS या ओपन कैटेगरी, एक आध का मतलब समझते हैं 1 या 2 सीटें खाली रहती है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सीटें ये सब भर जाती है। SC ST के कैंडिडेट्स कई बार नहीं मिल पाते, खास तौर से रीजनल कैंपस में। बाकी लगभग सीटें IMC की भरी जाती है। ठीक है, तो SC ST वालों का सिलेक्शन कभी भी हो सकता है कि आपको जो भी मार्क्स हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी रैंक हो, जो भी मार्क्स हो, रैंक तो अभी आपको स्कोर कार्ड में पता चलती ही नहीं है, तो जो भी आपके मार्क्स हैं आपको तो डेफिनेटली काउंसलिंग करवानी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिसके जो भी मार्क्स है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि काउंसलिंग करवाना कितना बेनिफिशियल हो सकता है, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग करवाइए ही। तो अब देखिए कि डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में, तो जैसे मैंने कहा क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है कि लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है डिजिटल मीडिया में, उसकी अगर रैंक अगर हम देखें तो 150 है। तो 150 रैंक तक वालों की जो है सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। फर्स्ट राउंड में डिजिटल मीडिया के अंदर 150 रैंक तक वालों का जो है ओपन कैटेगरी से सिलेक्शन हो सकता है। 150 रैंक होने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 175 से ऊपर ही मार्क्स जाएंगे। ठीक है, 175 से जिसके मार्क्स ऊपर रहेंगे उसी की रैंक जो है करीब 150 के आसपास की हो सकती है। जनरल EWS की जो है कितनी लो आ सकती है, तो मेरे ख्याल से 400 रैंक तक आ सकती है, यानी कि 143 के आसपास भी गिर सकती है, जैसा कि पिछले साल गिरी है। 2022 में इतनी नहीं गिरी है EWS वगैरह की, लेकिन 23 में गिर गई थी। लेकिन अगर हम 22 में जाएं तो मेरे ख्याल से ये 200 में ही पूरा हो जाना चाहिए वैसे तो, है ना। लेकिन आप 400 मान के चल सकते हैं कि 400 एक अच्छा आइडिया रहेगा आप सबके लिए लगाने के लिए। तो 143 मार्क्स भी जिसके हैं वो भी फर्स्ट राउंड में जनरल EWS से सिलेक्ट हो सकता है। OBC NCL की बात करें तो ये भी जो है 400 मार्क्स तक जो है गिर सकती है कट ऑफ यहाँ पे डिजिटल मीडिया में, मतलब कि जिसके रैंक 400 के आसपास होगी, यानी कि 400 होने का मतलब जैसा मैंने कहा 143 के आसपास मार्क्स होंगे तो वो जा सकता है। अब यहाँ मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि इसके अलावा जो रीजनल कैंपस भी हैं या आपके जो भी नीड है या जिस भी तरीके से आप कट ऑफ जानना चाहते हो आप खुद से जान सकते हो। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल में मैंने 2022 की, 2023 की, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, 2021 का काम नहीं आएगा आपके, 2022 और 23 की जो हर एक राउंड की कट ऑफ है वो मैंने आपको PDF उसकी दे रखी है सारी।
अपने हिसाब से जो भी आप कट ऑफ देखना चाहते हैं कि मेरा उस कोर्स में जो ये कैंपस है फलने कोर्स के फलने कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आपके पास है और बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी कट ऑफ रहेगी। ये पीडीएफ फाइल जो है आपको मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया इस तरीके से आपको कट ऑफ देखनी है और ये आपके सामने लिस्ट है। अभी मैं इसको एक एक करके डिस्कस करूँगा, वीडियो अननेसेसरीली काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप सब लोग मैक्सिमम पीजी लेवल के एस्पायरेंट्स हैं तो आप चीज़ें समझ ही सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मार्क्स आपके आए हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपना डिसीजन बहुत ध्यान से लेना। आईएमसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, जैसे ही स्टार्ट होने वाली होगी जो भी अपडेट्स आएंगे मीडिया एग्ज़ाम्स से आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीडिया एग्ज़ाम्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ तो मस्ट है आपका कनेक्ट होना, कनेक्टेड ही रहना, नहीं तो कोई भी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आपकी छूटी तो सिलेक्शन हुआ वह भी जो है वापस चला जाता है। और जिसको भी रिजर्वेशन लेना है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का रखना, अप टू डेट रखना, इस बात का खास ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी हो तो उसे पूरा कर लीजिए। आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर भी अप टू डेट है ना तो करवा लो, नहीं है तो करवा लो। नाम गलत है, कोई भी फ़ोटो अप टू डेट नहीं है, करवाओ ना। हर तरह का डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखो, क्या पता कौन सी चीज़ कब किस तरीके से काम आ जाए, है ना। 10th की मार्कशीट में अगर कुछ गड़बड़ है तो साथ में डीओबी भी बनवा लो, डीओबी डेट ऑफ बर्थ वाला जो होता है ना वो भी बनवा के रखो, ठीक है। तो और आपके जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह है कॉलेज से नहीं लेके आए हो तो लेके आओ। ये सब जो काम है तब तक आप पूरा रखिए। और आईएमसी की जो फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है उसको भी रेडी रखिए। ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम में आप व्यवस्था करें। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आईएमसी में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको जो है डिपॉजिट करनी होती है, तो उसकी व्यवस्था भी जो है आप अभी से करनी स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि ज़रूरी बातें मैंने इस वीडियो में आप सबके लिए की है। और भी बातें जो हैं आगे हम वीडियोस में करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना खूब ध्यान रखिए, बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए। आप अपने बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह जैसा भी समझना चाहें, आप बेफिक्र होकर मुझे टेलीग्राम पे या कहीं पर भी मेरे मीडिया एग्ज़ाम्स की ऐप पर जहाँ भी आप मैसेज करना चाहें आप कर सकते हैं। हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।